नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की उनके ही घर में मौत हो गई। उन्हें अचेत अवस्था में साकेत हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक उनकी मौत का कारण साफ नहीं हो सका है। रोहित शेखर तिवारी की मौत उनके नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में स्थित घर में हुई। उन्हें फौरन साकेत मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि खबर ये भी है कि रोहित शेखर के नाक से भी काफी खून निकला है, जिसके बाद अब एम्स में उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी का निधन हो गया है। कल उनको अचेत अवस्था में साकेत मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक मौत का कारण साफ नहीं हो सका है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। रोहित शेखर के जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने 15 साल की उम्र में ही मां के सम्मान के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। वो हमेशा कहते भी थे कि उनकी जो हालात है, उनकी जो लाइफ है, त्रिशूल और लावारिस फिल्मों की तरह जैसी उनकी कहानी है, वैसी ही उनकी जिंदगी है। राजनीति में करियर की बात करें तो कभी बीजेपी तो कभी सपा और कभी कांग्रेस से जुड़ने के असमंजस के बीच कभी भी वो राजनीति में परवान नहीं चढ़ पाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से किशोर रावत जुड़ गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली से शंकर आनंद भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली शंकर आनंद के पास चलते हैं। शंकर, कब तक रिपोर्ट आ जाएगी पोस्टमार्टम की? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तुरंत तो नहीं आ पाएगी। आज पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होगी और उसके बाद जो बॉडी है उसके बाद 11-12 बजे तक उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा, उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो शुरुआती जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कल तक आ सकती है। उसके बाद एक जो पूरा डिटेल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसको आने में तकरीबन 4 से 5 दिन लग सकते हैं। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की वजह क्या है। हालांकि शुरुआती तौर पे उनके परिजन बता रहे हैं कि हार्ट अटैक की संभावना है और हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, लेकिन पुलिस के जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उनके नाक से काफी ब्लड आया, वो बिस्तर पे पड़े हुए थे। तो ये भी मामला थोड़ा सा संदेह आता है कि मौत की वजह और भी कुछ हो सकती है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरा विस्तार से पूरा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जाएगी, पूरी जांच प्रक्रिया कराई जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और यहाँ पर हालांकि अभी तक जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक के वक्त में भी नाक से खून आता है, मुंह से खून आता है। तो इन तमाम मामलों पर कहीं भी कोई संदेह ना हो, इसीलिए डॉक्टर पूरे विस्तार से इस मामले की जाँच करना चाहते हैं। और आज जो है पोस्टमार्टम के लिए तकरीबन 10 से साढ़े 10 बजे की जो ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। और अगर बात की जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिस वक्त में इनके पिता का देहांत हुआ था तो इसी साकेत मैक्स अस्पताल में उनका देहांत हुआ था। और उस वक्त में जिस वक्त में देहांत हुआ था पंडित तिवारी का, उस वक्त में शेखर इलाज करा रहे थे। और एक महज इत्तेफाक देखिए इस बार कि जिस वक्त में शेखर की मौत हुई, जब उनका शव लाया गया यहाँ पे अस्पताल में, उस वक्त में भी उनकी माँ का इलाज चल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही प्रक्रिया हो रही है। कल जब जिस वक्त में शेखर का यहाँ पे बॉडी लाया गया, उस वक्त में इनकी माँ उसी अस्पताल में भर्ती थी और वहां पे इलाज चल रहा था। तो एक गजब एक अलग ही एक इत्तेफाक है इन परिवार के साथ में। और कल जब उनकी माँ से बातचीत हुई, उनकी माँ काफी इस मामले में रो रही थी और कह रही थी कि हमारा सब कुछ चला गया, क्योंकि सब कुछ शेखर पे डिपेंड था और बुढ़ापे की लाठी कह सकते हैं। तो एक तरह से कुछ दिनों पहले पंडित तिवारी का देहांत हुआ और कुछ महीनों के बाद रोहित शेखर की मौत हुई है। तो कहीं न कहीं पूरे परिवार पे एक कह सकते हैं आफत सा आया है। हालांकि अब पुलिस भी इस मामले की पड़ताल में जुट गई है और डॉक्टरों का पैनल अब थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटेंगे। जी शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। अब किशोर रावत के पास चलते हैं देहरादून। किशोर, मतलब इतनी कम उम्र में चले जाना, 40 साल के महज उनकी उम्र थी, बहुत दुखद है कहीं ना कहीं।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से रोहित शेखर तिवारी का जीवन बीता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता का नाम और मां को सम्मान देने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 15 साल की उम्र से ही वो इस कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे और लगातार उन्होंने कोर्ट कचहरी और लगातार तमाम वो सबूत जो उनको पिता का दर्जा दिला सकते थे रोहित एनडी तिवारी से, उसको लगातार कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर है कि लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब जिस तरीके से 40 साल की उम्र में उनका देहांत होता है तो कहीं ना कहीं तिवारी परिवार पर एक काफ़ी बड़ा दुखों का पहाड़ आ गया है। अगर रोहित शेखर की बात करें तो देहरादून में ही जब उनके पिता का ब्लड सैंपल लिया गया था बायोलॉजिकल जो फादर साबित करने के लिए, तो देहरादून में उस समय हमने भी कवर किया था। काफ़ी उनसे जब बात हुई थी तो काफ़ी वो परेशान थे और लगे वो बार बार ये कह रहे थे कि लड़ाई जितनी लंबी होगी मैं उतनी और खींचूंगा, क्योंकि उनको सिर्फ एक हक चाहिए कि उनको उनकी माँ का सम्मान और उनको पिता का नाम चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से कल एक सूचना आती है कि उनका देहांत होता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। 11 अप्रैल को जब उत्तराखंड में वोटिंग हुई थी तो उस समय उन्होंने वोट डालने आए थे हल्द्वानी में और उन्होंने युवाओं को भी प्रेरित किया था कि वोट डालें, क्योंकि वोट डालने का जो अधिकार है वो हर किसी का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं वो लगातार राजनीति से भी जुड़ने लग गए थे। इससे पहले, हालांकि इससे पहले जब वो बीजेपी की तरफ गए थे, ये माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने जब कांग्रेस की तरफ रुख अपना किया था और लगातार वो धीरे धीरे सक्रिय होते थे। उनकी एक इच्छा थी कि अपने पिता के जो भाषण थे, जो सदन में उन्होंने भाषण दिए थे, यूपी के जो विधानसभा में भाषण दिए थे, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे थे वो, इसके साथ ही केंद्रीय विदेश मंत्री भी रहे थे और राज्यपाल भी रहे थे वो आंध्रा के। तो ऐसे में जो उनके भाषण थे, जो उन्होंने क्योंकि एनडी तिवारी को ये माना जाता था कि वो राजनीति के माहिर तो है ही है, संसदीय परंपराओं के भी माहिर है, तो जाहिर सी बात है उन सबके जो बयान थे या फिर उनके जो भाषण थे उनको रिकॉर्ड करके यूट्यूब और तमाम फेसबुक पर डालना चाहते थे ताकि युवा इस बात से प्रेरित हो कि किस तरीके के वो शख्स थे। लेकिन शायद वो उनका सपना उनका अधूरा रह गया और ऐसे में जब उनकी 40 साल की उम्र में निधन हुआ है तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने दुख व्यक्त किया है। जी किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंकर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस खबर पे लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। एनआईसीएल के डेवलपमेंट अधिकारी समेत 2 को सजा सुनाई गई है। एलपी भट्ट को 5 साल सजा तो 2 लाख जुर्माना, 2,70,000 का जुर्माना। दूसरे आरोपी दीपक भट्ट को 4 साल और 2,000 जुर्माना। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत पात्र लोगों का होना था बीमा। सरकार ने बीडीओ को प्रीमियम जमा करवाने की सौंपी थी जिम्मेदारी। डेवलपमेंट अधिकारी ने प्रीमियम जमा करवाने के लिए रख दिए एजेंट के आय कमीशन को भी अपने खातों में करवाया था जमा। 2002 में सरकार ने शुरू की थी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। 2009 में सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कर्मियों द्वारा व्यापारी से लूट के मामले में एसटीएफ की जांच के दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की गई है। दारोगा, कांस्टेबल और मनोज समेत अनुपम शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। सभी को गिरफ्तार कर डालनवाला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। कई बिंदुओं पर पूछताछ के बाद किया गया है चारों को गिरफ्तार। पूछताछ में दिनेश नेगी और अनुपम शर्मा की मिलीभगत सामने आई है। 4 अप्रैल को दारोगा समेत चारों शातिराना अंदाज में ये लूट की थी। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देहरादून में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान का ये असर दिखा है। देहरादून, मसूरी, अल्मोड़ा में बारिश से ठंड वापस आ गई है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। सीएम आज रुद्रप्रयाग दौरे पर जा सकते थे, लेकिन फिलहाल मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया है। तो उत्तराखंड में आज अगले 24 घंटे भारी हो सकते हैं। किशोर, उत्तराखंड में 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार कल से बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों में हिमपात भी हुई, यानी बर्फबारी काफी हुई है, तो ऐसे में जो मौसम है वो अगले 24 से 36 घंटों के लिए अभी फिलहाल इसी तरह से बना रहेगा जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एक चेतावनी जरूर जारी करी है। उसने कहा है कि ओलावृष्टि और इसके साथ बारिश
ये जरूर उत्तराखंड में कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। अगर अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो देहरादून समेत जो तमाम जितने भी मैदानी इलाके उनमें अच्छी खासी बारिश हो रही है, और जो ऊपरी इलाके है यानी पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी जरूर हो रही है। उसके साथ ही जो पारा है वो काफी नीचे गिर गया, क्योंकि जिस तरीके से सोमवार को उत्तराखंड का उत्तर देहरादून में 37 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया था, यानी साल का सबसे गर्म दिन नोट किया था। लेकिन ठीक उसके बाद अगले दिन से ही बारिश हो रही है, तो लोगों को जरूर है कि राहत जरूर मिली है इस बारिश से। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से ओलावृष्टि की चेतावनी दी है तो उससे कहीं ना कहीं जो फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल अब कटने वाली है या फिर जो यहाँ आम की या बागवानी की फसल होती है, उसको थोड़ा बहुत जरूर नुकसान पहुंचेगा। जी किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के अंदर चल रही सिर फुटबॉल अब पूरी तरह से सतह में आ गई है और बड़बोड़े चैंपियन अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। चैंपियन ने देशराज कर्णवाल पर तो फिर से हमला किया, साथ ही साथ बीजेपी संगठन को भी अल्टीमेटम दे दिया, जिससे बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं। वैसे बदनाम है भाई, क्यों मरवा रहे हो उसे? मुख्यमंत्री से मैंने कह दिया, मैंने कहा चुपचाप देख लीजिएगा, मेरी बात भी देख लो उसकी भी। और वैसे मेरा मुकदमा बनता है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट जाऊंगा, बीजेपी की सरकार की बदनामी होगी। बीजेपी संगठन ने कुंवर प्रणव चैंपियन और देशराज कर्णवाल दोनों ही विधायकों को अनुशासनहीनता में कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन शायद चैंपियन पर नोटिस का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। फिर से अपनी ही पार्टी के विधायक देशराज कर्णवाल पर हमला बोलते हुए चैंपियन ने कहा वो फरेबी आदमी है, जिसने फर्जी प्रमाण पत्र के बलबूते विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचा। इतना नहीं, विधायक चैंपियन ने देशराज कर्णवाल पर पुराने मुकदमों को खुलवाने की सरकार से मांग की और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। इस दौरान उन्होंने देशराज कर्णवाल पर जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। आदमी एक बार हार ले, 2 बार हार ले, 3 बार हार ले, 4 बार हार ले, 6 बार हार गए, यानी कब्र पे मजार बन गया। और वो मजार भी वीराना मजार हो गया, कोई ज़ियारत के लिए नहीं जाता वहां। उस मजार का पता सबको है, लेकिन कोई सजदा करने नहीं जाता। छाछ तो बोले बोले छन्नी बोले, जिसमें 72 छेद। कुलबीर सिंह कुंवर प्रणव सिंह को कहे, जिसने 7 चुनाव जीते हैं, 4 विधायक के, 3 मेरी धर्मपत्नी ने, जिला पंचायत के मेरी विधानसभा से 7 चुनाव एक क्षेत्र से। और मेरे क्षेत्र ऐसे नहीं जैसे हरबंस कपूर का या मदन कौशिक के क्षेत्र है, मान लीजिएगा बात। ये तो बैठे बैठे जीत जाएंगे, किसी को बीजेपी का गले में डाल देना, जीत जाएगा। यही नहीं, चैंपियन ने तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी और कहा कि जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। मोहनदास करमचंद गांधी असली बापू थे, तो क्यों नहीं उन्होंने सेकुलरिज्म का परिचय देते हुए मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया। और अगर मोहम्मद अली जिन्ना बन गए होते, उनको तो वैसे भी 6 महीने के बाद मर जाना था, ट्यूबरक्लोसिस थी, टीबी का इलाज उस समय नहीं होता था। तो आज भारत माता खंडित ना होती, भारत माता का खंडन ना होता, पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बनता, भारत माता अखंड रहती। अम्बेडकर का फोटो लगवाना है नोट पे, अम्बेडकर को राष्ट्रपिता बनवाना है, ये क्रांतिकारी कदम। बड़बोले चैंपियन ने बीजेपी संगठन के नोटिस को भी बहुत हल्के में लेते हुए कहा कि वो क्रांतिकारी हैं और अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी के गुलाम नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी का अगला रुख अब क्या होगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। बीजेपी के 2 विधायकों चैंपियन और कर्णवाल की लड़ाई से कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाण पत्र की जांच कराने की मांग की है। चैंपियन ने कर्णवाल पर फर्जी प्रमाण पत्र का आरोप लगाया है। द्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में वापसी द्वंद्व हो रहा है, वो उनका अपने पार्टी का विषय है, पर लेकिन एक विधायक ने दूसरे विधायक पर आरोप लगाया है कि जो जाति प्रमाण पत्र है उनका वो फर्जी है। और जब जाति प्रमाण पत्र फर्जी है तो स्वाभाविक बात है सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए था, इसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इस ओर पूरी तरीके से उदासीन है। इसलिए हमने आज राज्यपाल महोदय जी से आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से इसकी जाँच कराएं। बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से। यहां बेकाबू कार ने 5 लोगों को रौंद दिया है, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देर रात ये हादसा हुआ है। बैंक्वेट हॉल की बेकाबू कार घुस गई अंदर। बैंक्वेट हॉल के रामपुर रोड के एक बैंक्वेट हॉल की ये पूरी घटना है। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां बेकाबू कार ने 5 लोगों को रौंद दिया है।
3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की जमीन पर भी कब्जा करने से नहीं डरे। इतना ही नहीं, कब्जा की गई जमीन पर निर्माण तक करा दिया। इसकी शिकायत प्रीतम सिंह ने एसएसपी निवेदिता कुकरेती से की है। प्रीतम सिंह का साफ कहना है कि ये जमीन उनकी है और भूमाफियाओं ने कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वहीं एसएसपी ने जांच एसपी देहात को सौंप दी है। पुलिस स्थानीय प्रशासन की भी मदद ले रहा है। ज्ञान में ये बात आई थी और हमें उन्हीं के द्वारा ये बताया गया था कि उनकी ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पे हम लोगों ने खैर जो संबंधित एसडीएम्स हैं उनको भी बताया था और जो हमारे पुलिस के वहाँ पर प्रभारी निरीक्षक हैं उन्हें भी बताया था। तो अभी वहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है। उसमें जो भी आगे ये दोनों पक्ष द्वारा अपने कागज़ एसडीएम्स को दिखाए जाएंगे और जो भी उसमें जो तय किया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस दौरान उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं 2021 में होने वाले महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए फंड बढ़ाने की भी मांग की। साथ ही उत्तराखंड को सेंटर से 108 मोबाइल एम्बुलेंस सेवा बेड़े में इजाफा करने पर सीएम ने केंद्र सरकार का भी आभार जताया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का नाम बैडमिंटन के क्षेत्र में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे में आ गया है। यहां के लक्ष्य सेन ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भारत को 53 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया है। अल्मोड़ा स्टेडियम में बने बैडमिंटन कोर्ट में ही लक्ष्य सेन ने अभ्यास किया और इसी के बलबूते जूनियर चैंपियनशिप में कई पदक अपने नाम किए। अब लक्ष्य ने भारत को 53 साल बाद जूनियर एशियन चैंपियन बना दिया है। घर आने पर लक्ष्य का जोरदार स्वागत हुआ और अब उनकी तैयारी ओलंपिक की है। जी, अगला लक्ष्य मेरा न्यूजीलैंड ओपन है और फिर उसके बाद डेनमार्क चैलेंज है और फिर मैं होप करूँगा कि मैं रैंकिंग सुधरे और मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करूँ। लक्ष्य सेन के ही पिता उनके कोच भी हैं और वो लक्ष्य के साथ साथ दूसरे बेटे चिराग के लिए भी दिन रात मेहनत करते हैं और आज उन्हीं की मेहनत से लक्ष्य ने अल्मोड़ा के साथ ही पूरे देश का नाम रोशन किया है। अभी तो ये जूनियर का जो था हम लोगों का वो इसने अपने अपने थोड़े टारगेट अचीव करे हैं और अभी जो सीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं और सीनियर में जैसा कि मालूम है कि काफ़ी अच्छा कंपटीशन है और काफ़ी उसमें इनको मेहनत की ज़रूरत है, तो उसी चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जूनियर लेवल पर अपनी धाक जमाने के बाद लक्ष्य अब सीनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अब उनका टारगेट देश के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतना है। लक्ष्य उन युवाओं के लिए भी आज प्रेरणा है जो छोटे शहरों से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।